वंदे संस्कृत मातरम। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं इस पुस्तक के अभ्यास 28 का भाग 1 नियमों वाला पृष्ठ अर्थात लेसन 56। हमारे आज के इस अभ्यास 28 भाग 1 के मुख्य पाठ्य बिंदु हैं एक और द्वि के शब्द रूप सभी विभक्तियों में, तुमुन प्रत्यय, क्री धातु जिसका अर्थ है खरीदना और विसर्ग संधि का नियम। तो ये है आपके सामने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 28 का पहला पृष्ठ माने नियमों वाला पृष्ठ, जिसके अंतर्गत हम व्याकरण में नियम 70 और 71 पढ़ने वाले हैं। हमारे शब्दकोश में 20 शब्दों की वृद्धि होने से अब शब्दों की कुल संख्या हो गई है 560। क खंड के अंतर्गत देखिए, अग्रजः बड़ा भाई, अनुजः छोटा भाई, पितृव्यः चाचा, मातुलः मामा, पितामह दादा, मातामह नाना, पौत्रः पोता, श्वशुरः ससुर, ऐसे 8 पुल्लिंग संबंधवाची शब्द और श्वश्रूः सास और भगिनी बहन ऐसे 2 स्त्रीलिंगी संबंधवाचक शब्दों से हमारा परिचय कराया गया। ख खंड के अंतर्गत क्री, ग्रह और ज्ञा माने खरीदना, ग्रहण करना और जानना ऐसी क्रियादिगण की 3 धातुओं को हमें याद करना है 3 लकारों में। इसी तरह एक नई धातु यहाँ सिखाई गई है शुभ माने शोभित होना। इसके रूप अलग तरह से चलते हैं, शोभते, शोभिते, शोभन्ते। कति यह एक प्रश्नवाचक विशेषण यहाँ पर हमें घ खंड के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है और इससे संबंधित अनुवाद हमें करने हैं। और यहाँ से देखिए, श्वेतः, हरितः, रक्तः, कृष्णः, पीतः और नीलः, इन रंगों को संस्कृत में क्या कहते हैं वो बताया गया। आगे देखिए, ये सूचना दे रहे हैं कि अग्रजः से लेकर श्वशुरः तक के रूप राम की तरह चलेंगे क्योंकि ये अकारांत शब्द है, और क्री से लेकर ज्ञा तक की धातुएं क्री धातु के तुल्य चलेंगी। हमारे इस पाठ के मुख्य पाठ्य बिंदु जो हमने पहले भी जाने हैं, एक और द्वि इन संख्याओं के शब्द रूप, सातों विभक्तियों में तुमुन प्रत्यय, क्री धातु और विसर्ग संधि का एक नियम। यह निर्देश दे रहे हैं कि एक और द्वि शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 42 और 43। तो आइए सबसे पहले हम एक और द्वि शब्द के रूपों को तीनों लिंगों में जानते हैं। तो ये आपके सामने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में एक शब्द के रूप है। यहाँ पर देखिए लिखा है केवल एक वचन में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक शब्द कभी भी दो या अनेक नहीं हो सकता, इसलिए इसके रूप केवल एक वचन में चलते हैं, द्विवचन और बहुवचन में नहीं चलते। तो यहाँ प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों लिंगों में एक शब्द के रूप हमें याद करना है। तो देखिए पुल्लिंग में क्या बनेंगे, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य और एकस्मिन्। नपुंसकलिंग में भी द्वितीया से वैसे ही रूप बनेंगे, बस प्रथमा में बनेगा एकम, और स्त्रीलिंग में एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः और एकस्याम। इस तरह से एक वचन में स्त्रीलिंग के रूप बनते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाह रही हूँ कि इनको सबको आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद करते हैं। उस ट्रिक से संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं द्विशब्द पर। द्विशब्द को याद करना बहुत सरल है, क्योंकि आप अगर यहाँ देख रहे हैं ध्यान से, तो तृतीया से लेकर सप्तमी तक के द्विशब्द के रूप तीनों लिंगों में एक जैसे ही बन रहे हैं। हमको केवल प्रथमा के रूप याद करना है, द्वितीय भी वैसे ही है। द्वितीय प्रथमा के समान ही है। पुल्लिंग में द्वौ द्वौ, नपुंसकलिंग में द्वे द्वे और स्त्रीलिंग में भी द्वे द्वे रूप बनते हैं। बाकी आपको भ्याम और योह लगा देने से सारे लिंगों के रूप आपके बन जाते। देखिए द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। अब हम दूसरा
निर्देश देख रहे हैं कि क्री, ग्रह और ज्ञा ये 3 धातुएं, इनके लट, लोट और लंग के रूप स्मरण करो। देखो धातु 37 से 39 तक और क्री के तुल्य ही ज्ञा और ग्रह धातु के रूप चलाओ। तो ये आपके सामने क्रियादिगण की प्रथम धातु क्री धातु लट लकार वर्तमान काल में है। यह अपने गण की प्रथम धातु है और इसके रूप बहुत अलग तरह से चलते हैं, इसलिए इससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो बनाकर मैं आई बटन पर लगा रही हूँ। ट्रिक्स और टेक्निक्स को जानने के लिए और भली भांति याद करने के लिए आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। यहाँ पर हम केवल वाचन करेंगे लट लकार में क्री धातु के धातु रूप का। तो बोलिए मेरे साथ, क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक न अतिरिक्त आ गया है। साथ ही आप यह भी देख रहे होंगे कि यहाँ एक वचन, तीनों पुरुषों के एक वचन में तो आ की मात्रा है, बाकी जगह पर बड़ी ई की मात्रा है। तो ये सारी बातें उस वीडियो में बहुत विस्तार से समझाई गई हैं। अब देखिए क्री धातु लोट लकार, बोलिए मेरे साथ, क्रीणातु, क्रीणीताम, क्रीणन्तु, क्रीणीहि, क्रीणीतम, क्रीणीत, क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम। अब क्री धातु लंग लकार भूतकाल, अक्रीणात, अक्रीणीताम, अक्रीणन, अक्रीणाः, अक्रीणीतम, अक्रीणीत, अक्रीणाम, अक्रीणीव, अक्रीणीम। तो यह हलंत का ध्यान रखिएगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के बहुवचन में। एक वचन हलंत है, एक वचन का धातु रूप हलंत है अक्रीणात, और मध्यम पुरुष का बहुवचन का जो रूप बना है वो अक्रीणीत बना है। यहाँ आ की मात्रा है, यहाँ ई की मात्रा है। ये सभी बारीक बातें आप उस वीडियो में समझ सकेंगे। तो आइए क्री के समान ही ग्रह धातु के लट लकार के रूप जानते हैं। बोलिए मेरे साथ, गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति, गृह्णासि, गृह्णीथः, गृह्णीथ, गृह्णामि, गृह्णीवः, गृह्णीमः। ग्रह धातु लोट लकार, गृह्णातु, गृह्णीताम, गृह्णन्तु, गृहाण, गृह्णीतम, गृह्णीत, गृह्णानि, गृह्णाव, गृह्णाम। ग्रह धातु लंग लकार, अग्रहणात, अग्रहणीताम, अग्रहणन, अग्रहणाः, अग्रहणीतम, अग्रहणीत, अग्रहणाम, अग्रहणीव, अग्रहणीम। इसी प्रकार ज्ञा धातु लट लकार वर्तमान काल में रूप बनते हैं। बोलिए, जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। अब इसका लोट लकार देखिए, जानातु या जानीतात ऐसा रूप भी बनता है। जानीताम, जानन्तु, जानीहि या जानीतात, जानीतम, जानीत, जानानि, जानाव, जानाम। और इसका लंग लकार, अजानात, अजानीताम, अजानन, अजानाः, अजानीतम, अजानीत, अजानाम, अजानीव, अजानीम। ये ज्ञा और ग्रह धातु का काम हमको वाक्य निर्माण करते समय हमेशा पड़ता ही, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनको अवश्य याद करें। इनसे संबंधित वीडियो भी मैं भविष्य में आप लोगों के लिए बनाकर यहाँ आई बटन पर लगा दूंगी। अब आगे देखिए, कह रहे हैं कति के रूप बहुवचन में ही चलते हैं। कति माने कितने। तो जब ये केवल बहुवचन में चलेंगे तो एक वचन द्विवचन में इसके रूप ही नहीं बनेंगे। और कह रहे हैं प्रथमा आदि के रूप इस तरह से होते हैं। इसको हमने अलग स्लाइड पर ले लिया है, हम उसको देखते हैं। कति प्रथमा और द्वितीया में कति ही बनता है। तृतीया से देखिए, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनाम और कतिषु। चौथा बिंदु देखिए,
यहाँ लिखा है अग्र आदि के स्त्रीलिंग बोधक शब्द ये हैं। अभी हमने जो शब्दकोश में पुल्लिंग शब्द पढ़े थे संबंधवाचक, उन्हीं में टाप और गीप माने आ और ई की मात्रा लगाकर यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बनाए गए हैं। देखिए, अग्रजा बड़ी बहन, अनुजा छोटी बहन, पितृव्या चाची, मातुलानी मामी, पितामही दादी, मातामही नानी और पौत्री पोती इत्यादि। तो संबंधवाचक शब्दों से संबंधित भी एक वीडियो मेरा बना हुआ है, उसको यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ। उसको देखकर आप इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे संस्कृत के संबंधवाची शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 5वें बिंदु में कह रहे हैं 1 से 10 तक क्रमवाची संख्या शब्द ये हैं। इसके पूर्व हमने सामान्य संख्या शब्द पढ़े 1 2 3 4 जो हिंदी में कहते हैं, या 1 2 3 4 इंग्लिश में, और संस्कृत में 1 2 3 4 तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, ये हमने पढ़ा। और अन्य संख्याओं को भी पढ़ा। यहाँ पर क्रमवाची संख्या माने पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इत्यादि का प्रयोग जब हमें करना हो तो प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः और दशमः इस प्रकार रूप बनते हैं। यहाँ जितने भी रूप लिखे हुए हैं वो पुल्लिंग में लिखे हैं। जब हमें इन्हीं शब्दों को माने इन क्रमवाची संख्या शब्दों को किसी स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ प्रयुक्त करना होगा तो फिर हम इन्हें स्त्रीलिंग कर देंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया मतलब आ लगाकर और कहीं ई लगाकर मैंने गिम प्रत्यय लगाकर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इस तरह से स्त्रीलिंगी शब्द बनेंगे क्रमवाची संख्या शब्द। और जब हमें नपुंसक लिंग क्रमवाची शब्द लिखना होगा तो फिर हम उसको फल की तरह प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम इस प्रकार प्रयुक्त करेंगे और उसके रूप भी फल की तरह ही चलेंगे। अब अगला नियम देखिए, नियम 70 विसर्जनीयस्य सह। इस नियम से अब हम विसर्ग संधि को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि छोटे से वीडियो में सारे नियमों को विस्तार से समझाना संभव नहीं होता, इसलिए विसर्ग संधि से संबंधित जो 5-6 वीडियो हैं उन सारे ही वीडियोस के प्लेलिस्ट की लिंक मैं यहाँ ऊपर लगा रही हूँ। उसे देखकर आप सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है कि भूमिका का वीडियो अवश्य देखिए। तो उसमें विसर्ग संधि क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और फिर इसमें विसर्जनीय से सह इस पाठ में है, अगले 2 पाठों में भी विसर्ग संधि है। तो आप प्लेलिस्ट में लगे हुए उन सारे वीडियोस को अवश्य देखें ताकि आप सारी विसर्ग संधियों को अच्छी तरह समझ पाएं। क्योंकि जब हम संस्कृत के ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करना चाहते हैं तो वहां संधि विच्छेद करना होता है और प्रायः विसर्ग संधियों से संबंधित ही शब्द अधिकांश दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम शॉर्ट में इस संधि को समझते हैं। विसर्जनीयस्य सह माने विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। कब? कह रहे हैं विसर्ग के बाद। यदि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आए या श, श और स आए तो विसर्ग को स हो जाता है, मतलब विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व में हमने व्यंजन संधि के जो 2 नियम पढ़े हैं, स्तोश्चुनाश्चु और स्टुनाष्टु, वो भी इसके बाद काम करते हैं। अर्थात यदि विसर्ग के स्थान पर हुए स के बाद यदि च छ और श आता है तो उस स को श हो जाता है, और ट ठ और श आता है तो उस स के स्थान पर श हो जाता है। जैसे धनु धन टंकार तो बनेगा धनुष धन टंकार, और फिर उस स को मूर्धन्य श हो जाएगा और बनेगा धनुष टंकार। रामः धन चलती, रामस धन चलती, और आगे च आने के कारण हो जाएगा रामश चलती। यहाँ पर और एक बात कह रहे हैं कि श या चवर्ग बाद में हो तो स को श हो जाएगा। ये तो चुनाश्चु संधि है। और एक नियम और इसी में जोड़ लें कि यदि श या टवर्ग बाद में हो तो स को मूर्धन्य श हो जाता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए देखिए, रामः धन तिष्ठति, तो विसर्ग के बाद त आ रहा है माने वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है तो विसर्ग हो गया स और हमारा शब्द बना रामस्तिष्ठति। कह दंचित
विसर्ग के बाद आ रहा है च वर्ग का पहला वर्ण है तो पहले बनेगा कस्चित, और फिर उस स के बाद चवर्ग का वर्ण आ रहा है तो स्तोष चुनाश्चु संधि लगेगी और हमारा शब्द बनेगा कश्चित। इसी तरह रामः धंच, रामस धंच और फिर रामश धंच, ये सारी प्रक्रिया उस विसर्ग संधि के वीडियो में व्यवस्थित करके बताई गई है, इसलिए आप उस वीडियो को अवश्य देखें। चलिए अब देखते हैं नियम 71। यहाँ लिखा है कि को के लिए, इस अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। को के लिए अर्थात प्रयोजन, कोई काम करने के लिए ऐसा प्रयोग जब हमें करना होगा तो धातु से तुमुन प्रत्यय लगाकर हम उसका प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। कह रहे तुमुन के तुम का शेष रहता है अर्थात ऊ और न का लोप हो जाता है, शेष बचता है तुम, और वो जिस भी धातु में लगते हैं उसका अर्थ वही काम करने के लिए ऐसा हो जाता है। एक बात यहाँ पर और बता रहे हैं कि तुमुन प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द होता है वह अव्यय होता है, मतलब उसके रूप नहीं चलते। अभी तक हमने शत्रु, शान, तवतु इत्यादि प्रत्यय पढ़े, वो सब विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, पूर्वकालिक क्रिया इत्यादि के रूप में प्रयोग होते हैं तो उनके रूप चलते हैं। पर यहाँ पर ये एक इस तरह का प्रत्यय आया है जो एक अव्यय शब्द का निर्माण करता है, और तुमुन शब्द से बने हुए शब्दों में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो अव्यय होता है। एक नियम और यहाँ बताया है कि जब धातु में तुमुन प्रत्यय लगता है तो धातु को गुण हो जाता है। तो धातु को गुण जब री होगा तो अर हो जाएगा। जैसे क्रू से बना कर तुम, कर तुम माने करने के लिए, पठ से पठि तुम पढ़ने के लिए। देखिए लिख, लिख के ई को गुण हो गया तो ए हो गया, लेखि तुम माने लिखने के लिए, और स्नातुम माने नहाने को या नहाने के लिए। अब कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि कह रहे हैं इन धातुओं के ये रूप होते हैं। री से हर तुम, री को गुण हुआ तो हर हो गया। ध्री से धर तुम। रुद, रुद के ऊ को गुण हो गया तो रोदितुम। गम से गंतुम, हन से हंतुम, पच से पक्तुम, ये चोह कु संधि से च के स्थान पर क हो गया। खाद से खादितुम, ये सेट धातु है इसलिए ई की मात्रा आ गई। छिद के ई को गुण हो गया, छिद से छेदतुम। दा से दातुम, पा से पातुम, नी से नी को ने हो गया ने तुम। दृश्य से द्रष्टुम, वह से वोढ़ुम, सह से सोढ़ुम और प्रच्छ से प्रष्टुम, ऐसे रूप बनेंगे। तो देखिए हम आ गए हैं अभ्यास 28 के दूसरे पृष्ठ अर्थात क्रियात्मक वाले भाग पर, जिसमें हमेशा की तरह कुछ उदाहरण के वाक्य दिए हैं जिन्हें देखकर हमें इस पाठ की अवधारणाओं को व्यवस्थित समझना है और उसके अनुसार ही हमें आगे के प्रश्नों को हल करना है। तो उदाहरण के वाक्य देखिए, यहाँ पर देखिए दो धातुएं मुख्य रूप से दिख रही होंगी आपको। एक है इश धातु इच्छामि और शक धातु का रूप बना है शक्नोमि। ये इश और शक ऐसी दो धातुएं हैं जिनके साथ तुमुन प्रत्यय के शब्दों का प्रयोग होता है। मैं पढ़ना चाहता हूं या मैं कार्य कर सकता हूं, ऐसे प्रसंगों में तुमुन प्रत्यय लगाकर इश धातु और शक धातु का प्रयोग किया जाता है। अहम पठितुम इच्छामि, मैं पढ़ना चाहता हूं। अहम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, मैं कार्य कर सकता हूं। तो ये ध्यान में रखें, इश और शक धातु के साथ हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करें। फिर तीसरा वाक्य देखिए, सह इच्छति, वह चाहता है ना। तो पढ़ने के लिए मतलब पढ़ने को या पढ़ना चाहता है। तो क्रमशः देखिए, स पुस्तकम पठितुम, गृहम गंतुम, भोजनम खादितुम, धनम दातुम, भारम नेतुम, शिष्यम द्रष्टुम, प्रश्नम प्रष्टुम, दुखम सोढ़ुम, जलम पातुम, भारम वोढ़ुम च इच्छति। मतलब वो पुस्तक पढ़ना, घर जाना, भोजन खाना, धन देना, भार ले जाना, शिष्य को देखना, प्रश्न को पूछना, दुख को सहन करना, जल को पीना और भार को वहन करना चाहता है। ऐसे प्रयोग जहां होंगे वहां पर तुमुन प्रत्यय के साथ इश धातु का प्रयोग होगा। अब आपको जो संख्यावाची विशेषण 1, 2 सिखाया है यहाँ पर, वहां
उसका प्रयोग हमें करना है। एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुस्तकम च अत्र सन्ति। ये हो गया प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। एक बालक को, बालिका को फल दो, तो पुल्लिंग में एकस्मै बालकाय, स्त्रीलिंग में एकस्यै बालिकायै च फलम देहि। एक वन में तो एकस्मिन् वने, एक सिंह तो एकः सिंह वसति स्म। इस तरह के एक संख्या के प्रयोग आपको दिखाए हैं। फिर द्वौ छात्रौ द्वे बालिके द्वे पुस्तके च अत्र सन्ति, ये द्विशब्द के रूप हैं। आगे जो आपने क्री धातु, ज्ञा धातु और गृह धातु अभी पढ़ी है, उसके वाक्य हैं 8, 9, 10। सह वस्त्रम क्रीणाति, वह वस्त्र खरीदता है। क्रीणातु खरीदे, अक्रीणात उसने वस्त्र खरीदा। सह धर्मम जानाति, वह धर्म जानता है। जानातु वह जाने। सह अजानात मने उसने जाना। इसी तरह सह धनम गृहणाति, गृहणातु और गृह अग्रहणात्वा, इस तरह के वाक्य बनेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पूर्व यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं दें, अपने छात्रों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इसे हाइप भी अवश्य करें। संस्कृत बनाओ। यहाँ पर देखिए, बड़ा भाई घर जाना चाहता है, छोटा भाई पुस्तक चाहता है, मेरी बहन काम करना चाहती। यहाँ पर संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। मैं पढ़ने के लिए, मैं भोजन खाने को, मैंने भोजन खाने के लिए, है ना, काम भोजन खाने के लिए। इस तरह के प्रयोगों में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके हमको वाक्य बनाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सकना, शक धातु शक्नोति, उसके साथ भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। काम कर सकता है, कर तुम शक्नोति। फिर पढ़ने को, खाने को, प्रश्न पूछने को, लेख लिखने को, जल पीने को, भोजन खाने को, खेल देखने को वहां जाता है। देखने को जाता है मैंने देखने के लिए जाता है। तो ऐसे प्रयोग में भी आप सारी धातुओं के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके रामः गच्छति, ये मुख्य वाक्य है, ऐसा वाक्य बनाएंगे। वह पुस्तक रखने को, धन ले जाने को, शत्रु को मारने को, वृक्ष को काटने को और नहाने को यहाँ आता है। मतलब सब में को लगा है भले ही, पर उसका अर्थ है के लिए, ले जाने के लिए, नहाने के लिए, वृक्ष काटने के लिए इत्यादि। तो यहाँ आपको तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना। देखिए यहाँ पर आप चतुर्थी भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, है ना, पर हमको यहाँ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है, क्योंकि ये पाठ जो है इसका मुख्य पाठ्य बिंदु तुमुन प्रत्यय है। ख खंड के अंतर्गत 1 और 2 अभी जो संख्यावाची विशेषण हमने पढ़े हैं उनका प्रयोग करके अनुवाद करना है। और ग खंड के अंतर्गत क्री धातु, ज्ञा धातु और ग्रह धातु का प्रयोग करते हुए हमें अनुवाद करने हैं। अगला देखिए, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण। यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों के अंतर्गत कुछ अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं जो एक नंबर पर तुमुन प्रत्यय से संबंधित शब्द है। देखिए, लिखितुम नहीं बनता, अभी हमने पढ़ा कि लिख को लेख हो जाएगा, लेखितुम शब्द बनेगा। इसी तरह प्रच्छितुम यह अशुद्ध है, प्रष्टुम ये शुद्ध रूप है। इसी तरह दर्शितुम नहीं बनता, द्रष्टुम बनता है। हमने क्री और ज्ञा धातुएं पढ़ी हैं, तो उसके रूप व्यवस्थित याद करके उनका हमें प्रयोग करना है। क्रयति क्रयतः या जानति जानतः जानन्ति ऐसे रूप नहीं बनाते हैं। क्रीणाति और जानाति जानीतः जानन्ति ऐसे रूप बनाते हैं। इसलिए इस अशुद्धि की तरफ हमको लिखते समय हमेशा ध्यान देना। इसी तरह जान, जैसे पठ को, पठ धातु को हम लोट लकार में पठ, लिख इत्यादि को पठ, लिख, गच्छ इत्यादि का प्रयोग करते हैं वादिगण की धातुओं में, वैसा इस गण की धातुओं में जान ऐसा प्रयोग हमको नहीं करना है। रूप बनता है जानी ही, मतलब तुम जानो, तुम जानी ही, ऐसे प्रयोग हमें करने। अब चौथे बिंदु में
कह रहे हैं क खंड के अंदर कह रहे हैं 2 ग को बहुवचन में बदलो, माने 2 ग में जो भी अनुवाद आपने एक वचन में किए हैं ऊपर, उनको बहुवचन में बदलना है। इसी तरह एक और द्वि शब्द के तीनों लिंगों के पूरे रूप लिखो। ये हमने पूर्व में ही लिख कर याद कर लिए हैं। और ग खंड के अंतर कह रहे हैं क्री ज्ञा और ग्रह धातु के लट और लंग के रूप लिखो। तो वो रूप भी हमने इस वीडियो के प्रारंभ में ही लिख कर भी देखे हैं, बोल कर भी देखे हैं। आप लोग उनको याद कर लीजिएगा। अब अगले प्रश्न में कुछ धातुएं दी हुई हैं, क्रू गम पठ लिख दृश्य नी दा पा आदि। इनके तुमुन प्रत्ययांत रूप लिखना है, मैंने इन धातुओं में तुमुन प्रत्यय लगाकर जो रूप बनेगा वो यहाँ लिखना है। और इसी तरह भी हमने जो विसर्जनीय से सह संधि पढ़ी है, तो 5वें बिंदु के अंतर्गत हमें यहाँ लिखे हुए हरि तत्र कह तिष्ठति राम च और हरि च, इन पदों में संधि करना है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हाँ, तो कॉपी पेन हाथ में लीजिए, सारे प्रश्नों को हल कीजिए। मैं बहुत शीघ्र इसके उत्तरों को अर्थात आंसर की के वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।